हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद कुमार गोस्वामी राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनके शिक्षण के लिए बेहतरीन सामग्री हम लोग उपलब्ध कराते हैं उन लोगों तक सुगमता से पहुँचे। जहाँ उनको न समझ में आए वो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं वे लोग तो अच्छे से देखें, पढ़ें, क्योंकि उनका 1 साल बीत चुका है। बस दूसरा साल का एग्ज़ाम होगा और उनको डिग्री मिलेगी। तो मैं आईडीडी बौद्धिक दिव्यांगता का शिक्षक हूं और मैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए जो चैप्टर चल रहा है हमारा पेपर नंबर 9, इसके बाद आगे फर्स्ट ईयर के लिए कुछ वीडियो आएंगे। भाषण चिकित्सा ये पेपर नंबर 9 का है। स्पीच थेरेपी क्या है, ये विभिन्न प्रकार की थेरेपी के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। तो यहाँ पर आज ये फर्स्ट यूनिट का लास्ट पैराग्राफ है जो है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका दायरा क्या है और कक्षा में सेटिंग क्या है, इसके बारे में आज बताया जाएगा। और वैसा कि आप लोगों को पता है, मैं डेली बता देता हूं कि जब चैप्टर खत्म हो जाता है डेली का डेली, तो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आता है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से इस वीडियो को देखेंगे आप और इसी में आपका आंसर भी मिलेगा। जो पढ़ाया जाता है उसी से क्वेश्चन रहता है। तो ध्यान से देखिए, सुनिए और अभी से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जब आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आपको सीटेट में जाना है या आपके जो जहाँ से जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं या अदर स्टेट के भी जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उस टेस्ट में आपको भाग लेना है। तो उस लिहाज से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। स्पीच थेरेपी क्या है? वाणी सुधारने के लिए उपचार। जिन्हें बोलना सीखने में कठिनाई होती है, जैसे आंशिक बहरापन या मस्तिष्क क्षति के कारण, उन वयस्कों की वाणी शक्ति को पुनः स्थापित करने में सहायता करना। जिन्होंने दुर्घटना या बीमारी के कारण अपनी स्पीच की शक्ति को खो दी है या आंशिक रूप से उनके स्पीच पर इफेक्ट पड़ा है, तो उसमें सुधार जो किया जाता है उसको स्पीच थेरेपी कहा जाता है। स्पीच थेरेपी को लैंग्वेज थेरेपी भी कहा जाता है। इसका उपयोग भाषण उत्पादन और अन्य मौखिक मोटर कार्यों से संबंधित विभिन्न विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। स्पीच थेरेपी प्रदान करने वाले व्यक्ति को स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एसएलपी कहा जाता है। एसएलपी क्या है? युवा छात्रों को हकलाने की समस्या से उबरने में मदद कर सकते हैं या वे वृद्ध रोगियों को ठीक से निगलने का तरीका या फिर से सीखने में मदद कर सकते हैं। स्पीच थेरेपी प्राप्त करने वाले लोगों को आमतौर पर रोगी के रूप में नहीं संदर्भित किया जाएगा, क्योंकि
स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो होता है वो डॉक्टर नहीं होता है। इनका क्या कार्य है? जो युवा छात्र हकलाते हैं या वृद्ध रोगी जिनको निगलने में समस्या होती है, उनको स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट ठीक कर सकता है। यह कई अलग अलग वातावरणों में काम करता है और विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता वाले लोगों की मदद करता है। उनके पास कभी कभी भाषण, चिकित्सा, विकृति विज्ञान सहायक भी होते हैं जो उनके अधीन काम करते हैं। SLP सरकारी स्कूलों, निजी स्कूलों, बधिरों के लिए स्कूलों, अस्पतालों, निजी क्लिनिकों, विश्वविद्यालय क्लिनिक, नर्सिंग होम या ऑडियोलॉजिस्ट ऑफिस में काम कर सकते हैं या अपनी निजी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ऑनलाइन स्पीच थेरेपी क्या है? ऑनलाइन स्पीच थेरेपी में उच्च गति इंटरनेट, वेबकैम, माइक्रोफोन युक्त हेडसेट या संचार के किसी अन्य माध्यम से स्पीच थेरेपी प्रदान की जाती है। ऑनलाइन थेरेपी एक नैदानिक व्यवस्था है जहां रोगी और एक वाणी भाषा प्रमाणित रोगी विज्ञानी इंटरनेट पर आमने सामने संवाद और बातचीत करते हैं। सत्र में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सहित चिकित्सकीय अभ्यासों का एक जन समूह शामिल होता है। प्रगति और उपयोग के मूल्यांकन के लिए पैथोलॉजिस्ट द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये है ऑनलाइन स्पीच थेरेपी। भाषण चिकित्सा के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? स्पीच थेरेपी का मुख्य लक्ष्य संचार को बेहतर बनाना है। इसके लक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं? मजबूती और समन्वय अभ्यास, ध्वनि पुनरावृत्ति और अनुकरण के माध्यम से भाषण की मांसपेशियों के समन्वय में सुधार करना, दर्पण और टेप रिकॉर्डर जैसे दृश्य और श्रवण साधनों के माध्यम से मस्तिष्क और शरीर के बीच संचार में सुधार करना, श्वास व्यायाम के माध्यम से प्रवाह में सुधार, भाषा उत्तेजना के माध्यम से भाषा सीखने को बढ़ावा देना और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण के माध्यम से भाषा का उपयोग करना। भाषा उत्तेजना के माध्यम से भाषा सीखने को बढ़ावा देना और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण के माध्यम से भाषा का उपयोग करना। बच्चे को वैकल्पिक संवाद करने का वैकल्पिक तरीका सीखने में मदद करके उसके संचार में जो कम्युनिकेशन है उसमें सुधार करना। इसमें इशारे, संकेत या संवर्धन संचार उपकरण शामिल हो सकते हैं। स्पीच थेरेपी के लाभ क्या है? विचारों, धारणाओं और भावनाओं को समझने और व्यक्त करने की क्षमता में सुधार, स्पष्ट भाषण ताकि आपके बच्चे की बात दूसरे बच्चे समझ सकें, बेहतर निगलने की क्रिया और सुरक्षा, स्कूल तैयारी कौशल की उपलब्धि, पूर्व साक्षरता कौशल का विकास, बेहतर स्वर गुणवत्ता, धारा प्रवाह भाषण, अधिक आत्मसम्मान, बढ़ी हुई स्वतंत्रता। भाषण के प्रकार क्या है? सूचनात्मक भाषण, प्रेरक भाषण और विशेष अवसर। इस प्रकार का भाषण ज्यादातर दर्शकों को किसी ऐसी चीज के बारे में जानकारी देने के लिए दिया जाता है जिसके बारे में वे पहले से नहीं जानते हैं। भाषण के कौन कौन से प्रकार हैं? वस्तुओं के बारे में भाषण, घटनाओं के बारे में भाषण, प्रक्रियाओं के बारे में भाषण, अवधारणाओं के बारे में भाषण। ये है इसके प्रकार। जब कोई सार्वजनिक वक्ता ऐसी चीजों के बारे में बात करता है जो आपकी इंद्रियों को प्रेरित कर सकते हैं, जैसे स्पर्श,
कोई हमें स्पर्श करता है तो पता चलता है कि हाँ स्पर्श कर रहा है, या गंध, विशेष प्रकार की गंध जो होती है उससे हमें महसूस होता है। तो यह वस्तुओं के बारे में भाषण होता है और इसे संवेदी और भौतिक दुनिया की चीजों के बारे में बात करना शामिल होता है। कुछ भाषण लोगों को किसी मौजूदा या पिछली घटना के बारे में सूचित करने के लिए लिखे जाते हैं। यह किसी घटना के बारे में भाषण होता है और इसका उद्देश्य लोगों को दुनिया में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी देना होता है। खाना पकाने का प्रदर्शन प्रक्रियाओं के बारे में भाषण का एक अच्छा उदाहरण है कि यह दर्शकों को निर्देश देता है किसी प्रकार के माध्यम से कोई काम कैसे किया जाए। ऐसे भाषण होते हैं जो मौजूदा घटना यहां तक कि कैसे करे से भी थोड़े ज्यादा अमूर्त होते हैं। कुछ भाषण और धारणाओं के बारे में होते हैं, सैद्धांतिक विचारों और धारणाओं के बारे में लिखे जाते हैं, जैसे विश्व शांति, स्वतंत्रता या प्रेम। अन्य प्रकार के सूचनात्मक भाषणों के विपरीत इस प्रकार का भाषण जो है अमूर्त होता है। प्रेरक भाषण क्या है? इसका उद्देश्य श्रोताओं को यह विश्वास दिलाना होता है कि वक्ता द्वारा व्यक्त की गई व्यक्तिगत राय सही है। विशेष अवसर भाषण वे भाषण होते हैं जो विशेष अवसरों पर दिए जाते हैं, जहां पर जैसा फंक्शन होता है वैसा भाषण देना उचित होता है। कोई व्यक्ति किसी स्मरणोत्सव या स्मारक पर अपने मित्रों और परिवारों के लिए भाषण दे सकता है जो उस व्यक्ति को जानते हों। भाषण एवं श्रवण विकार क्या है? जब कोई व्यक्ति भाषण ध्वनियों को सही ढंग से या धारा प्रवाह रूप से उत्पन्न करने में असमर्थ होता है या उसकी आवाज में समस्या होती है तो उसे भाषा विकार कहा जाता है। ध्वनि का उच्चारण करने में कठिनाई या उच्चारण संबंधी विकार और हकलाना भाषण विकारों के उदाहरण हैं। जब किसी व्यक्ति को दूसरे को समझने में परेशानी होती है या विचारों और भावनाओं को पूरी तरह से साझा करने में, तो उसे भाषा विकार कहा जाता है। स्ट्रोक के परिणाम स्वरूप वाचाघात या भाषा विकार हो सकता है। बच्चों और वयस्कों दोनों को स्पीच थेरेपी की आवश्यकता हो सकती है और इससे संबंधित विकार हो सकते हैं। ये नहीं है कि ये बच्चों में ही होता है, वयस्कों में भी हो सकता है और ये विकार किसी चिकित्सा समस्या के परिणाम स्वरूप भी हो सकते हैं या इनका कोई ज्ञात कारण भी नहीं हो सकता है। और स्पीच थेरेपी से हम वाणी को सुधार सकते हैं। तो ये था स्पीच थेरेपी। इससे संबंधित क्वेश्चंस हैं आपके सामने और इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो गया। तो आप लोगों के सामने जो क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन है स्पीच थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को भाषण में सुधार करने में मदद करना, शारीरिक कमजोरी दूर करना, मानसिक विकास को बढ़ावा देना या सामाजिक कौशल में सुधार। 4 ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों को भाषण में सुधार। ये ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा है स्पीच थेरेपी किस प्रकार की समस्या के लिए उपयोग की जाती है? दृष्टिहीनता, श्रवण हानि, भाषण और भाषा विकार या शारीरिक असमर्थता। तो स्पीच थेरेपी की जाती है भाषण और भाषा विकार। ऑप्शन सी सही है। तीसरा है स्पीच थेरेपी में किसके सुधार पर ध्यान दिया जाता है? उच्चारण, दृष्टि, शारीरिक गतिविधि या शारीरिक क्षमता, श्रवण क्षमता। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
स्पीच थेरेपी में क्या सुधार पर ध्यान दिया जाता है? उच्चारण। सबसे पहला है उच्चारण। स्पीच थेरेपी का सबसे प्रमुख घटक क्या है? दवा, उच्चारण सुधार और शब्दावली विकास, शारीरिक व्यायाम या आहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्चारण सुधार और शब्दावली विकास। स्पीच थेरेपी किस आयु वर्ग के लिए सबसे प्रभावी होती है? स्पीच थेरेपी, यहां पे आपके पास 4 ऑप्शन है। नवजात, शिशु और बालक, वयस्क और वृद्ध। तो इसका सबसे सही आंसर होगा बी, शिशु और बालक के लिए सबसे प्रभावी होती है। स्पीच थेरेपी में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, संचार बोर्ड या ब्रेल लिपि। तो किस उपकरण का उपयोग किया जाएगा स्पीच थेरेपी में? व्हील चेयर का नहीं किया जाएगा, श्रवण यंत्र का नहीं किया जाएगा, ब्रेल लिपि का नहीं किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा संचार बोर्ड। 7वां नंबर है, स्पीच थेरेपी के दौरान किस प्रकार के अभ्यास करवाए जाते हैं? शारीरिक व्यायाम, उच्चारण और शब्दों का अभ्यास, खेल और संगीत। तो 7वां नंबर का सही आंसर क्या होगा? बी, उच्चारण और शब्दों का अभ्यास। 8वां नंबर, अगला क्वेश्चन है, स्पीच थेरेपी में शब्दावली विकास का क्या महत्व है? शब्दों की पहचान करना, शब्दों का सही उच्चारण, शब्दों का अनुवाद या शब्दों का संरक्षण। शब्दों का सही उच्चारण, ऑप्शन बी सही है। स्पीच थेरेपी का उपयोग किस प्रकार के विकार के लिए नहीं किया जाता है? आवाज विकार, भाषण विकार, सुनने की क्षमता या दृष्टि विकार। किसके लिए नहीं किया जाता है? दृष्टि विकार के लिए नहीं किया जाता है। आवाज, भाषण और सुनने की क्षमता को विकसित किया जाता है, लेकिन दृष्टि विकार इसे रिलेटेड नहीं है। स्पीच थेरेपी के लाभों में से एक क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। भाषण में सुधार, शारीरिक ताकत बढ़ाना, दृष्टि में सुधार या हड्डियों का विकास। तो न शारीरिक शक्ति बढ़ाना है, न दृष्टि और न हड्डी का विकास करना है। तो सही आंसर क्या होगा? ए, भाषण में सुधार। अगला है, स्पीच थेरेपी के दौरान थेरेपिस्ट द्वारा कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? व्यायाम, खेल, संवाद की तकनीक या शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संवाद की तकनीक। स्पीच थेरेपी का प्रभाव अधिकतर किस पर होता है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, भाषण और संचार कौशल या सामाजिक व्यवहार। तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषण और संचार कौशल। 13 नंबर क्वेश्चन है, स्पीच थेरेपी की अवधि कितनी होती है? एक बार की प्रक्रिया, लगातार और नियमित सत्रों में, केवल 1 महीने या केवल 1 साल। तो इसका सही आंसर होगा लगातार और नियमित सत्रों में। इसकी कोई एक निश्चित अवधि नहीं होती है। उसकी समस्या के अनुसार उसका निदान किया जाता है लगातार और नियमित सत्रों में। जब वो पूर्ण लाभ ले लेता है, उस कौशल में वो ठीक हो जाता है, तो फिर उसको बंद कर देते हैं। स्पीच थेरेपी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? भोजन को निगलने में मदद करने के लिए, आवाज को सुधारने के लिए, चलने के लिए या देखने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा आवाज को सुधारने के लिए। स्पीच थेरेपी के लिए किस प्रकार का समर्थन आवश्यक होता है?
परिवार और समाज का, केवल चिकित्सक का, शिक्षक का, या कोई समर्थन नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, परिवार और समाज का समर्थन आवश्यक होता है। तो ये रहा मल्टी चॉइस क्वेश्चन आपके सामने, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी है। और आज के चैप्टर में बस इतना है, आगे नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। लगभग ये रहेगा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हमारा अगला वीडियो आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।